नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। ये रहा विज्ञान का एक फिर नया टॉपिक लेके आया हूँ, फिजिक्स। और एक ही वीडियो में पूरा जो फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, वो पूरी तरीके से हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वह कहीं न कहीं ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। आगे चलते हैं। सेकंड प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। तो कब? तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। तो इस तरीके से आप जानते हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये अविलंब से ऐसे जाना चाहिए, वो इस तरीके से चला जाता है अविलंब से दूर। तो ये रहा अविलंब, ठीक है ना, अविलंब से दूर हट जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किस तरीके से लगाएंगे? नीचे सोल्यूशन है। देखिए, यहाँ u बराबर माइनस का 30 हो जाएगा, एक बार आप देख लेंगे। यह बराबर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं दर्पण का फार्मूला लगाएंगे और इस पे रखेंगे तो आपको v बराबर मिल गया कितना? 30 मिल गया। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है। देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी और आकार में बड़ा, चैप्टर अगला नहीं है, वही चैप्टर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी वस्तु का आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो यानी कहने का मतलब ये है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण के लिए, ठीक है ना। कह रहा है कि किस वस्तु को आभासी और आकार में बड़ा, तो अवतल दर्पण से आभासी बनता है और आकार में क्या होता है? साइज में बड़ा बनता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब। आगे क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब यह है, इसका आंसर नंबर बी, सीधा व आभासी बड़ा बनता है। ये सब आप लोग जान चुके हैं, पढ़ा दिया हूँ। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर पर रखी हुई है, मतलब एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। तो लेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ आपको m, आपको कहीं ना कहीं v और आपको u, ये तीनों वैल्यू पता रहेगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे, लगाने के बाद उसे सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, टोटल मुझे दिखाना है कम समय में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जहाँ आपको दिक्कत लगेगी वो आप पूछेंगे, ठीक है ना, वो आप पूछेंगे, मैं बता दूंगा। आगे, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा उत्तल लेंस। आगे चलते हैं, इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए आगे, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है कहाँ? तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, ठीक है ना। और सबसे कम होता है हीरे में। देखिए, सबसे अधिक होता है निर्वात में और सबसे कम होता है हीरे में। दो चीज़ याद करेंगे। आगे, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। तो जब अपने मार्ग से वापस आती है, देखिए जैसे जा रही है वैसे आ रही है, तो इसका मतलब कहाँ से आ रही है? तो वक्रता केंद्र से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो सदैव 1 से कम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 11वां प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा होता है। ये पांचों छह कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, ठीक है ना। अगला, ये डायोप्टर वाला भी क्वेश्चन हमने करा रखा है। डायोप्टर वाला भी आप क्वेश्चन हल करेंगे और कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 14 वाला भी आप क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे। तो यह बराबर r/2 आप पढ़े होंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है? किस लेंस से बनता है? तो यानी अवतल लेंस से। मैंने बता रखा है टोटल। 16वां क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे, देखिए P = 1/f होता है। तो इसी पे आप रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ हल हुआ है, 50 डायोप्टर आया है, 50 सेंटीमीटर आया है। तो आप एक बार सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो बताइएगा, सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया
गया है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो ये दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर यानी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस के संभवतः है, तो यानी दोनों अवतल लेंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगर इतना तेज से न करावें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा अगर सॉल्व करवाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप इसे देख नहीं पाओगे, ठीक है ना, ऊब जाओगे। इसलिए जो आपको डाउट रहेगी सिर्फ वही कमेंट में कीजिएगा, मैं उसका एक नया वीडियो बना करके टोटल सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा या प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा, मतलब अवतल दर्पण को किस स्थिति में रखा जाए ताकि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बने, वास्तविक बने और बड़ा प्रतिबिंब बने, किस स्थिति में रखा जाए। तो ये है कि अगर वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखा जाए, ठीक है ना, तो बनेगा। अगला, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, कब, इनमें से सभी केस, कब, केवल अवतल दर्पण के लिए ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए ठीक है, समतल दर्पण के लिए ठीक है। यानी परावर्तन जो है ये चाहे उत्तल हो, अवतल हो, समतल हो, सबके लिए कहीं ना कहीं ठीक ठाक पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाता है, वह बिंदु लेंस होगा प्रकाशिक केंद्र। आगे क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है किस पे, A एंड C, यानी इसका मतलब क्या है कि उत्तल लेंस पे और अवतल दर्पण पे दोनों बनेगा। आगे क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु को स्थिति होगी, यानी वस्तु की स्थिति होगी, तो स्थिति होगी अनंत पर। 2023 में पूछा गया है। आगे, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आधारित होती है तो 0 डिग्री पे, कितने पे, 0 डिग्री पे। आगे चलते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर संभवतः दर्पण एवं लेंस है, वो दोनों है, ठीक है, दोनों अवतल लेंस, क्या है, दोनों अवतल लेंस है। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता हो, वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वक्रता केंद्र पर होगी। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन पे आप आ गए हैं। इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, तो किस में होता है, उत्तल दर्पण पे होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है, कौन सा किरण आरेख सही है, तो किरण आरेख जो है ये वाला सही है, ठीक है। आप जब लेंस पढ़े होंगे तो लेंस के बारे में प्रॉपर्टीज आप जान रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अगर अपवर्तनांक वाला पढ़े हुए हैं तब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना। आगे देखिए, सॉरी, ये डायोप्टर वाला हमने कई क्वेश्चन करवा रखा है, तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप ये कर लेंगे क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है, एक बार आप बताइएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। लेकिन हाँ, ये P = 1/F का फार्मूला आप लगाएंगे तब ये लेंस की क्षमता होती है और ये फोकस होती है, ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें, मीटर में। अगर सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे, बस में। आगे चलिए, किसी भी लेंस की क्षमता जो होती है वह कहीं ना कहीं प्रति मीटर में होती है। मैंने बताया P = 1/F होता है, F फोकस जो होता है हमेशा क्या होती है, मीटर में होती है। तो ये कह रहे किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वो प्रति मीटर में होती है, प्रति मैंने 1/F मीटर में होती है। आगे, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो देखिए अभी बताया सबसे कम होती है हीरे में, या सबसे अधिक होती है निर्वात में। सबसे अधिक अगर होगी गुरु किसमें, निर्वात में, और सबसे कम की बात करें तो हीरे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है, यानी मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है मीटर में, ठीक है। आगे चलते हैं, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हों तब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है कब, हीरे में होता है,
ठीक है ना। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चंस आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपको कमेंट में बताना है, हालांकि आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ दिया गया है, ये आप सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। दर्पण का फार्मूला आप लगा देंगे। और देखिए ये भी, ये बराबर प्लस का, यू बराबर माइनस का 20, इससे तो पूरा सॉल्व। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ अगर आता है तो ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पे बनेगा बताइए? अनंत पर बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो सदैव सीधा कब होगा? समतल या उत्तल पे, समतल या उत्तल पे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस, ठीक है, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? इसका डी है। क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया है? देखिए r बराबर 30 दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी तो f बराबर r/2 आप जानते हैं, ठीक है ना। तो f बराबर ये कितना दिया है? 30, r की जगह पे 30 हो गया बटे 2, तो f बराबर यहाँ बताइए 15 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 15 सेंटीमीटर। तो ये लगाने वाली बात नहीं, आप लगा लीजिएगा, हर सवाल मैं लगाऊंगा नहीं, केवल वैसे बता दिया हूँ, एक तो बता दिया। आप बताइएगा अगर आपको आएगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर 40, कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। जब दर्पण कैसा होगा? तो सदैव सीधा बनता है, समतल हो या उत्तल हो, ठीक है, सदैव सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस पे? अनंत पर, ठीक है ना। आगे, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी है, फोकस की दुगनी दूरी पर रखी जाए, ठीक है ना। कितनी दूरी पे? दुगनी दूरी पर रखा जाए। तो ये किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। देखिए, यानी यह बराबर फोकस दूरी कितना दिया है? 5 मीटर। तो उसकी क्षमता ये तो मीटर में ही है, तो हम जानते हैं P इक्वल का 1/f। एफ कितना है? 5 है, ठीक है ना। अब P से अब 1 में डिवाइड करना है, 1 में डिवाइड करना है, तो 1/5 कितना होता है? तो ये कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। इसको कहीं ना कहीं जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.2 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? डायोप्टर आ जाएगा। अब ये कैसे? यहाँ आपको थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी होगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, 5 से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या आएगा? 0। तो 5 दूना क्या आ जाएगा? 10। ये कट गया नहीं? कट गया, कट गया ना। तो क्या आया? 0.2 डायोप्टर आ गया, 0.2 डायोप्टर आ गया। और ये कहीं ना कहीं फोकस दूरी है, तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ अवतल की बात किया है, तो अवतल के लिए क्या होगा? क्या होगा? निगेटिव। तो अवतल के लिए निगेटिव होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि थोड़ा सा मिटा दें, इरेज करना पड़ेगा। अब पेन बहुत मोटा चल रहा है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? तो बताइए। निर्वात में अधिकतम, सबसे कम हीरे में, ठीक है ना। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये आभासी, सीधा व बड़ा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 47, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? अब बताइए। इतना आसान क्वेश्चन आप लगा नहीं पाएंगे तो बेकार है, ठीक है। चलिए थोड़ा बता दे रहे हैं। एक उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी की बात करिए, बराबर 20, एफ से फोकस, एफ से 20। तो उसकी वक्रता त्रिज्या देखिए, कह रहा है कि आर क्या है? तो आर हमने कह दिया वाट है। तो आप जानते हैं एफ बराबर r/2 होता है, होता है कि नहीं होता है? एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है ना। एफ बराबर r/2 होता है। तो अगर एफ बराबर r/2 होता है, तो एफ बराबर आर का मान कितना दिया है? तो आर का मान कितना दिया है बताइए? तो आर का मान नहीं दिया है, एफ का मान दिया है। तो एफ का मान दिया है, तो एफ की जगह पे 20 रख दीजिए, एफ की जगह पे यहाँ 20 रख दीजिए, एफ की जगह पे यहाँ 20 रख दीजिए। इक्वल r/2 है, तो आर का मान कितना हो गया? 40,
ठीक है, कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। आइए उत्तल की बात किया था, 40 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आ गया 40 कहाँ है, 40 यहाँ है। क्वेश्चंस में कहाँ है, तो क्वेश्चंस में दिखा दे रहे हैं भाई 40 यहाँ है। आगे चलिए, आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चंस कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फिर आपको F बराबर r/2 करना है। तो यहाँ दिया है वक्रता त्रिज्या 32 दिया है, तो इसका मतलब इसके जगह पे 32 आप लिखेंगे, ये डिवाइड बाई 2 चल रहा है तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे अब लगाएंगे नहीं, आप केवल देखिए क्वेश्चन नंबर 49। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा बनेगा। अब कब, तो आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता है कि ये अवतल पे बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी में। किस में होता है, बैगनी में। क्वेश्चन नंबर 51। एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु के अपेक्षा 3 गुनी और दूरी पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा, तो उसका आवर्धन जो होगा वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। कितना होगा 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ क्वेश्चन सॉल्यूशन है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब आप पूछेंगे तब तो हम बताएंगे। अब कितने लोग को ये क्वेश्चन आएगा, अब वो क्वेश्चन इजी बताने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो जब अगर आपको दिक्कत रहेगी तो आप पूछिएगा तो हम क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा, ठीक है। जब लंबवत होगी तो ये 0 डिग्री, देखिए अगर आपतित होती है तो इंसिडेंट रे 0, ठीक है ना। जब रिफ्लेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं एंगल क्रिएट करता है। आगे आगे ये क्वेश्चंस मैं करा रखा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चंस करा रखा हूँ, फिर भी बता दे रहे हैं। ये इसका क्या है, अभिलंब है। ये प्रकाश की किरणों से, यानी प्रकाश की किरणें जब अभिलंब से आती हैं तो आपतित किरण क्या है, यहाँ I बराबर 0 है, तो रिफ्लेक्ट जब होंगी तो R बराबर भी 0, I बराबर 0 हो जाएगा, इंसिडेंट रे 0, R इक्वल भी 0 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि लंबवत अपवर्तित होते हैं तो आपका अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा दोनों का। देखिए यहाँ I बराबर 0 और R बराबर दोनों 0 दे रखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 53। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना चाहिए कहाँ, तो लेंस के फोकस पर रखना चाहिए। अब देखिए इसमें दिया है कि एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या है, तो देखिए सबसे इजी फार्मूला है, P इक्वल 1/F पे आप रखेंगे। जो क्षमता है क्षमता के नीचे फोकस देगा फोकस के नीचे, और एक F बराबर R/2 होता है। अगर फोकस देगा फोकस के नीचे, R देता R के नीचे, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। आप लगा करके एक बार ट्रायल करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या है, तो वह दर्पण समतल हो या उत्तल हो। ये 2 बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया है, ठीक है ना। आप इसे एक बार ध्यान देंगे। देखिए ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है, तथा कांच में प्रकाश की चाल 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है, प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे V इक्वल C/N पढ़े होंगे, ठीक है ना। V इक्वल C/N पढ़े होंगे। यहाँ C की वैल्यू देखिए दिया है, C की वैल्यू 3 × 10⁻8 दिया है, और N जो दिया है अपवर्तनांक इसका दिया है, N क्या अपवर्तनांक है, तो 1.5 दिया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इतना आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 60 वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। कह रहा है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा, ठीक है। तो दर्पण के पीछे यानी पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन सेकंड चैप्टर है, आ गया पाठ 2। तो उसमें से घबराइएगा मत, जितना आपको क्वेश्चंस आता है क्वेश्चंस को छोड़ करके, मतलब सवाल जो लगाने वाला जो सवाल है उसे छोड़ करके जितना भी क्वेश्चंस है वो आप एक बार कहीं ना कहीं उसे पढ़ लीजिए, नोट्स कर लीजिए, और इसी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी से फंस जाएगा क्वेश्चंस। रही बात अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कीजिएगा, अगला वीडियो केवल क्वेश्चंस का ही होगा, केवल क्वेश्चंस का, आपके डिमांड पर ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि जब एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा, बताइए। लाल के लिए होगा, यानी लाल का विचलन सबसे कम और बैगनी का सबसे ज़्यादा होगा।
देखिए 2 बार पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें हैं, जब किसी प्रिज्म से टकराती हैं तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ऐसी प्रोसेस को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए ऊपर सबसे लाल है और नीचे क्या है, बैगनी है, ठीक है ना, बैगनी है। तो लिखा है जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं, ठीक है, गुजरती हैं, तो कहीं ना कहीं लाल रंग जो होती है वो अधिक विस्थापित हो जाती है। क्या होती है, अधिक विस्थापित हो जाती है, उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो वही बोला है किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है, सॉरी कितना होता है, न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम की बात ये है, ये वाला, ठीक है, न्यूनतम होता है, अधिक बैगनी होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती हैं, एक बार फिर से देखिएगा, ये जाओ, ये है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। अधिकतम झुकी की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा पढ़ के जरूर जाइएगा, इसकी परिभाषा पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयुक्त है। कह रहा है कि क्वेश्चन इसका आंसर है बी। इसका आंसर मैं लगा दे रहा हूँ, आप रोक करके पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। भाई नीला क्यों दिखता है आकाश, क्या आपने कभी सोचा। तो नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी जो पक्षमाभ मांसपेशियों द्वारा ही परिवर्तन किया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6वां, तारों के टिमटिमाने का कारण। भाई तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है उसी घटना के कारण तारों में टिमटिमाना जैसा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, नहीं बड़ा करके, तो बड़ा करके आप पढ़ेंगे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस का उपयोग करके। अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। श्वेताभ प्रतीत होता है क्यों, दोपहर के समय में देखिए जब सूर्य की किरणें सीधे सिर के ऊपर आ जाती हैं तो बहुत तेज से चमकता है और वह पूरी तरीके से श्वेत दिखता है। श्वेताभ वही है, श्वेताभ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। तो भाई किस, अब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो बताइए कौन सी बीमारी होगी, निकट दृष्टि दोष होगी, ठीक है ना। अब निकट दृष्टि दोष के बारे में बता रहे हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। और दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है ना। तो ये पूछा है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, ठीक है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। देखिए कह रहा है कि दूर की वस्तुओं को देख नहीं पा रहा है, तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है ये, तो इसका मतलब ये क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। निकट में निकट दिखता है, दूर वाले में दूर दिखता है, बस यही समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करना चाहेंगे। तो आप पसंद करना चाहेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक लेंस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है। तो भाई दृष्टिपटल बनता है ना। देखिए मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना बोलते हैं। तो ये दृष्टिपटल को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, ठीक है ना, रेटिना बोलते हैं। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। यह प्रकाश सुग्राही होता है, प्रकाश की किरणों को अब्सॉर्ब करता है। इस स्थिति में दृष्टि तंत्रिका द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग का आकार आदि ज्ञान मस्तिष्क को होता है, बस, ठीक है। ऐसे आप रोक करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सामान आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाता है। कब देख पाता है, बताइए कब देख पाएगा। तो आप कहेंगे कि सर जब 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में रहेगा तब देख पाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। कब, निकट दृष्टि दोष को
दूर करने के लिए। तो देखिए निकट, लास्ट में ए आ रहा है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग, ठीक है ना। और ऊ आ रहा है, इसका मतलब ये कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है चीज़ों को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ये कौन सा लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो शायद पुतली के बारे में आप पढ़े होंगे, जिसे पुतली के बारे में पढ़े होंगे। देखिए आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो आइरिस के बीच में एक क्या होती है, छिद्र होती है ऐसे, और उसे क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। आँख के बीच में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट माने निकट मतलब अवतल लेंस, दर्पण है ये तो नहीं होगा, अवतल लेंस, ठीक है ना। देखिए अवतल अवतल दोनों है, तो ध्यान दीजिएगा ये दर्पण है लेकिन लेंस लगता है। हम लोग की आंख में क्या लगता है, लेंस, लेंस से देख पाते हैं, ठीक है ना। आगे दर्पण से नहीं, लेंस से। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य स्वास्थ्य, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो ये अनंत पर होता है, ठीक है ना। और निकट के लिए क्या, 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ आंसर में देख लीजिए, सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है और निकट बिंदु नेत्र का 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। दोनों, स्वस्थ आँख का निकटतम बिंदु कितना होता है, वो 25 सेंटीमीटर, उसी में से दोनों हो गया। आगे, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो भाई जब ऊपर आप चले जाएंगे बहुत ऊपर तो आपको काला दिखाई देता है, ठीक है ना। आगे, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस पे, रेटिना के पीछे बनता है। आगे, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर मत माना, ऊपर 25 मीटर है, यहाँ 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। R1 और R2 प्रतिरोध को दो तार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए अगर इसका आपको प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/R1 + 1/R2 होता है, ठीक है ना। तो ये R1 R2 यहाँ रखेंगे, लहसम ऐसे लेंगे, कहीं ना कहीं ये आंसर आ जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, बता दे रहे हैं, 1/R +1/R, R1 है ये R2 है, ठीक है ना। R1 R2 का यहाँ लहसा लेंगे तो R1 + R2 ये हो गया, ठीक है। ये R1 R2 यहाँ हो गया। एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा जगह कम है तो जगह बना दे एक बार। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। हाँ अब देखिए, देखिए जब समांतर क्रम में हो, जब समांतर क्रम में हो, किस क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप याद रखेंगे 1/R + 1/R2, ठीक है ना। ये R1 है, ये R2 है। यहाँ दो प्रतिरोध दिया है R1 R2, तो एक की जगह पे R1, एक की जगह पे R2 रखेंगे, ठीक है ना। एक की जगह पे R1 और एक की जगह पे R2 रखेंगे और दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम R1 R2 का R1 और R2 होगा। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, R2 बचेगा। क्या बचेगा, R2। और इससे डिवाइड करेंगे, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ R1 बचेगा प्लस ये हो जाएगा R1। तो ये आंसर आपको ढूंढना है R2 + R1, ठीक है, R2 + R1। तो मेरा आंसर आया यहाँ R2 + R1 डिवाइड बाई R1 × R2 आया। और चूँकि ये निकला है 1/R, तो मुझे केवल प्रतिरोध बताना है। तो ये इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। जब ये उल्टा होगा तो केवल R बचेगा बराबर, तो यह भी उल्टा होगा, जब इसका उल्टा होगा तब इसका उल्टा होगा। तो यानी ये हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2। हालांकि मेरे पास अभी थोड़ा पेन की दिक्कत है, पेन सही नहीं चल रहा है, इसी वजह से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए जल्दबाजी में आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत रहेगी तो आप बताएंगे तो मैं पूरा प्रश्न सॉल्व करवा दूंगा। तो ये रहा R1 × R2 ऊपर है, R1 + R2 नीचे है। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। देखिए आगे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है, टंगस्टन का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, आगे, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी के निश्चित रूप एक ही मान होगा, एक ही मान होगा। यानी प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगा, एक ही मान होगा। आगे,
किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। क्यों? क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? IR होता है, तो ये वोल्ट होता है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि किसी पदार्थ में L लंबाई तथा एक परिच्छेद का क्षेत्रफल, A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है ना। तो ये 4 ओम है। एक बार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में कहीं ना कहीं आप भेजेंगे। ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन यही है। ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा, सॉल्व करवा देंगे। आप ही लोग के लिए तो बना रहे हैं वीडियो, सॉल्व नहीं करवाएंगे तो बेकार ही है। एक बार आप कमेंट करके देखिए, जान हाजिर है। क्यों बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? तो मैंने हर एक फार्मूला आपको लिख करके बताया है। तो ये IR² नहीं करता है। ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये होता है P बराबर VI, P बराबर I²R होता है। अब P बराबर V²/R होता है। लेकिन प्यारे मित्र V बराबर IR² नहीं होता है। ठीक है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। अगला है कि किसी विद्युत बल्ब में 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो वही V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR, लेकिन ये बल्ब के फिलामेंट की शक्ति पूछा है, तो आप P बराबर V²R का फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला आप लगा देंगे, ये वाला। ठीक है ना। ये फार्मूला आप लगाएंगे। एक बार देख लीजिए, ये एक बार देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, यही आपको लगाना है। आगे चलिए, बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा सा पढ़े हुए हैं तो पूरा क्वेश्चन कर जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए आगे, ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन जो है, ये परिवर्ती प्रतिरोध का है। अगर इस तरीके साइन कहीं आपको दिखेगा, ये अमीटर है। अगर इस तरीके के साइन कहीं दिखेगा, ये विद्युत सेल है। अगर इस तरीके का दिखेगा तो ये तार का क्रॉसिंग है। ठीक है ना। आगे देखिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, 100% गारंटी है एक क्वेश्चन टपकेगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ। ठीक है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। ये ध्यान देने वाली बात है। एक बार मैं मिटा दूँ, दिमाग भटक गया। हाँ, अब आगे देखिए, कह रहा है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है, अब विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। ये 4 वोल्ट नहीं, ये क्रम है। क्या है? क्रम है। फिर से एक बार बता दें, देखिए ये 4 मत समझिएगा, ये सब क्रम है। क्या है? क्रम है। देखिए लिखा है R व 2R प्रतिरोधों के 2 तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो, तब R1/R2, देखिए ध्यान दीजिए, ये R1/R2 पूछा है। ठीक है ना। यानी आपको क्या करना है? R1 का मान ज्ञात करना है, R2 का मान ज्ञात करना है। R1 का R1 के ऊपर रखेंगे और R2 का मान R2 के नीचे रखेंगे, दोनों डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए जैसा कि यहाँ R1 की वैल्यू यहाँ 3R है और यहाँ R2 की वैल्यू इतना है, तो इसका मतलब R1/R2 बोला है तो ऊपर रहेगा 3R। ठीक है ना। ये देखिए R1 + 2R दोनों ऐड कर देंगे और ये R2 की वैल्यू आया है 2R/3 आया है। ठीक है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9, ये R हो जाएगा। इक्वल में ये 2 और R बचेगा, R गया, ये 9/2 आ गया। ये केवल मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये हिंट दे रहा हूँ, ये हिंट दे रहा हूँ। ठीक है ना। डी नहीं, हिंट। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगी। देखिए कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो जोड़ा जाता है जीवित तार। तो देखिए सब तार के बारे में मैंने बता रखा है, सब तार के बारे में आप जानते हो, हर एक तार के बारे में आप जानते हो। अगला प्रश्न देखिए, एक चालक 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की कुल कितनी मात्रा होगी? तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा, इसमें विद्युत धारा का मात्रक ऊपर दिया है। देखिए I बराबर, सबसे पहले इतना तो समझ रहे हो, किसी चालक में 10 एम्पियर, यानी I बराबर 10 की बात नहीं कर रहा है, यहाँ 2 सेकंड की बात कर रहा है। सेकंड क्या है? टाइम बराबर T बराबर 2 सेकंड आपको दिख नहीं रहा है? अब बताइए TI कहाँ होता है? तो आप कहेंगे Q बराबर IT होता है। तो लगाओ ना इस फार्मूले पे, Q वाला Q के नीचे, I वाला I के नीचे, T वाला T के पास। अभी देखो आपस में गुणा भाग करोगे, कुछ तो आएगा आंसर, मैच करिएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 14, ये भी क्वेश्चन है, आप नीचे दिए गए फार्मूले पे आप रखेंगे, आपको आंसर आएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टोटल क्वेश्चंस करवाएंगे एक बार लिखने पर। अगला, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखिए कितने सालों में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। कह रहा है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? तो चालक के आकार पर डिपेंड करता है। कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो यानी सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब। अगला प्रश्न है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला जो पदार्थ है वो विद्युत रोधी कहलाता है। विद्युत शक्ति का इकाई जो होता है, विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है वो क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। क्या होता है? वाट होता है, या फिर जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। कह रहा है कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। जब 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगी? तो 3 त्रिका 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगर 4 करेंगे तो 16, अगर 5 करेंगे तो 25। आगे, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है, तो परिपथ में धारा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन से लगाने वाला है, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आप लगाएंगे, एक बार इस क्वेश्चंस को आप हल करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, यानी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? सही सूत्र बताइए क्या है? तो आप सही सूत्र बताइए क्या है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब सवाल हैं, सो टोटल सवाल हम बता दिए हैं आपको, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ से कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। विद्युत धारा का मापन करते हैं किस में? अमीटर में, यानी विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एमीटर द्वारा मापते हैं। सॉरी। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? प्रतिरोध का मात्रक, ओम का मात्रक प्रतिरोध आप तो जानते हैं। अगला, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनता है। तो धारा और इसमें, तो देखिए ये वाला डायग्राम शायद मैं बनवा रखा हूँ। ये वाला डायग्राम मैं बनवा रखा हूँ, ये वाला। तो देखिए ग्राफ में ये बिल्कुल क्या बनता है? सरल बनता है, सरल माने सीधी रेखा। तो यही चीज़ आपको यहाँ लिखना है कि एकदम सरल रेखा बनता है, ठीक है ना। कहाँ बनता है? सरल रेखा बनता है। ये है टेलीविज़न में एलईडी संकेत 0.75 वोल्ट में 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, तो उसकी क्षमता क्या है? तो उसकी क्षमता जो है 75 वाट, ठीक है। तो ये आंसर दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए, इसका आंसर दिया हुआ है 39 का, जो है 39 का, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? एम्पियर होगा। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। अब विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो वाट सेकंड होती है, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो वाट सेकंड होती है। और वाट जो होता है ये विद्युत शक्ति की इकाई है, वोल्ट जो होता है विभवांतर की इकाई है, एम्पियर जो होता है वो धारा की इकाई है, वाट सेकंड जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। बात समझाया? ये आप याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्रतिरोध यहाँ और यहाँ है, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आप बताइएगा, ठीक है ना। आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। यहाँ हल्का सा हिंट ये दे रखा है, एक बार ये आप सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न, लास्ट चैप्टर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने बताया था, लिखवाया भी हूँ, न्यूटन डिवाइड बाई एम्पियर मीटर, ठीक है ना। विद्युत सेल क्या करता है? इसका विद्युत सेल का काम क्या है? तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किस दिशा में होगी? तो देखिए यह दोनों दिशाओं में लंबवत होगी। अगला,
किसी धारावाही चालक परिनलिका पर स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर दिशा सदैव क्या होगी, तो कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण होगी। अब ऐसे ही मैग्नेट के बारे में आप जानते हैं, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना। ये चुंबकीय प्रभाव में किसी धारावाही चालक के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या, तो उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ये बायो सेवर्ट का नियम मैंने लिखा रखा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ये वाला देखिए आगे, ये वाला किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं, तो किस नियम की बताइए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें यल लंबाई का कोई तार थीटा कोण पर झुकाकर रख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सदा लंबवत, अब इसका जो दिशा है हमेशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसका उत्पन्न करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम आपको पढ़ के जाना चाहिए। देखिए वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, तो जल्दबाजी बनाना पड़ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, तो सभी बिंदुओं पर समान होती है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की आवृत्ति होती है किसमें, 50 हर्ट्ज में। अगला, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या होता है, तो ये मुलायम लोहा का उपयोग किया जाता है, मुलायम लोहा का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर, देखिए विद्युत मोटर एक उपकरण है जो क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जाती हैं और बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है ना, बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा। चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए चुंबकीय बल रेखाओं का क्या है, देखिए ये यहाँ आ गया, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है ना। आगे, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, तो क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे क्वेश्चन देखिए, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ। आगे, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है किसमें, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला ये है क्वेश्चंस, एक बार देख लीजिए। वायुमंडल में ओजोन परत, देखिए समताप मंडल में अगर हम बात करते हैं, समताप मंडल में अगर हम बात करते हैं, एक ओजोन लेयर पाया जाता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे हमें बचाता है। अगर ये न रहे तो लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार है बताइए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही तो गड़बड़ काम करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक बार बताइएगा CFC क्या होता है, हाँ एक बार आप CFC के बारे में मुझे आप बताइएगा, देखते हैं कौन कौन जानता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, ठीक है। एक पुषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा अगले पुषी स्तर पर, बताइए 10% का नियम लिंडमैन, इन्होंने हमारे एडिटर मास्टर इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन में डाल दिए हैं, बताइए। चलिए देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, तो उत्पादक कौन है बताइए, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, यही तो उत्पाद होते हैं जो भोजन अपना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। आगे चलिए, ओजोन परत, आगे ओजोन परत के क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है, तो ओजोन क्षरण जो होता है, अभी तुरंत पढ़ के आए CFC, यही पूछा हूँ, तो ये ओजोन परत कहीं कहीं जो होता है, ये CFC जो होता है उसको क्षरण करता है, इसका नुकसान करता है। आज जब नुकसान हो जाएगा तो मान लीजिए दोस्त कि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने लगेंगी, अभी तो आ रहे हैं, पराबैंगनी किरणें आने लगेंगी, ठीक है, और जब होगा तो इससे कहीं ना कहीं स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, प्राकृतिक परितंत्र है, तो प्राकृतिक परितंत्र क्या है, वन है। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, बताइए हरे पेड़ पौधे कहाँ हैं, यहाँ है, ठीक है। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर क्या देता है, तो जब जीवाश्म ईंधन तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सभी देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जल पुरुष के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, राजेंद्र सिंह। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बताइएगा कौन है, एक बार बताइएगा, बॉक्स में भरने के लिए बताइए।
नवीनीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। कौन? पवन ऊर्जा। ठीक है ना। आगे, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। डेनमार्क, डी फॉर डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। आगे, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु चिपको आंदोलन बताइए। चिपको आंदोलन कौन? तो ये कहीं ना कहीं हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? तब ये किस दिन नहीं करते हैं? तो बादलों वाले के दिन। जीवाश्म ऊर्जा, देखिए कह रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है तो पेट्रोलियम। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, कौन है? स्रोत है कोयला। तो दोनों देखिए एक ही है, तो इसका मतलब इसका कोयला और पेट्रोलियम दोनों। ये निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्यावरण मैत्री व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बाजार जाते समय, खरीदते समय सामान को रखने के लिए कपड़े या थैले का उपयोग करना। मतलब किस तरीके से आप पर्यावरण को बचा सकते हैं, जो आपको लगता है लगा देंगे। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है। आप देखिए क्या सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा मानव। ये, लेकिन यहाँ घास गेहूं से कोई रिश्ता नहीं, बकरी गाय से कोई रिश्ता नहीं, घास मछली से कोई रिश्ता नहीं। इसका मतलब यही ऑप्शन डी सही है, आप जान रहे हैं सब। अगला, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं, तो शाकाहारी क्या होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता। ये उत्पाद तो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हो गया टोटल समाप्त। दोस्तों बताइए कैसा रहा जर्नी और ये वीडियो कैसा रहा। जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है आप बताइएगा, मैं एक फिर से नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।